हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने स्टार्ट करना है अपना फोर्थ सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अपने बारे में बताने से पहले, विद्यासल के बारे में बताने से पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट में इस साल काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट हुआ करते थे। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था और दूसरा था बीसीके यानी कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। लेकिन बिजनेस कमर्शियल नॉलेज को अब हटा दिया गया और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ऐड ऑन करा गया है, जिसकी वजह से मानिए मेरी बात, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। क्योंकि आपने 11th क्लास में शायद आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। अब दोनों को मिला दिया गया। कुछ चैप्टर्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर से बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे यूज करते हैं मैनेजर्स, कैसे यूज करते हैं सीए या सीएस, उसको समझा रखा है। उसका स्कोप समझा रखा है, इंपॉर्टेंस समझा रखे हैं। उसके बाद आपका फेवरेट चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई। जितना आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सब बच्चों को डिमांड तो आता होता है, उतना है नहीं है। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था वो सिर्फ 30% था, 20% था। उसके बाद 70%, 60% और पढ़ना है आपने, और डिटेल में पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है। इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि प्रोड्यूसर वर्ड से बिलोंग करता है। शायद आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा हो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, ये सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फिर दोबारा से एक बड़ा चैप्टर, थोड़े से डिफिकल्ट डायग्राम्स। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, जो कि नया चैप्टर आया है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि नया चैप्टर आया है। पब्लिक फाइनेंस तो आपने आज तक नहीं पढ़ा है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आपने मैक्रो में पढ़ा था, जो कि पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन में नहीं था। उसके बाद मनी मार्केट, जो कि आपने थोड़ा बहुत सुना है, शायद बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में थोड़ा सुना है बस उसके बारे में, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी आपने 12th क्लास में सुना है। सो दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपने पहले कभी सुने भी नहीं। दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपने रिसेंटली 12th क्लास में पढ़े थे लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। देखो बच्चों, पहली बात तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, और कहाँ ये काम आता है ना जी। सबसे पहले तो इसके दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अराउंड। इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा विद्यासल इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ पे कहीं डिसीजन लेने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आपने शायद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने सुना होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये चीज एक बिजनेस फर्म को, चाहे हम पढ़ाते हैं, चाहे मेरी कोई दुकान होती जहां पे मैं कुछ खाने पीने का सामान बेचता, चाहे कोई दुकान होती जहां पे मैं कपड़े बेचता, अगर मुझे पता चल जाए कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड कहां पर है, तो मुझे चीज़ों के प्राइस डिसाइड करने में वो चीज़ हेल्प करेगी। आप समझे मेरी बात। तो बिजनेस के कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जहां पे माइक्रो के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने नेशनल इनकम पढ़ा है, गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, वहां पे वो सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। सो कंट्री को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जो सेकंड लेटर है ना, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई, जो सिंगल लेटर है आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल यूनिट में होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक कंट्री के अंदर होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, वाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। माइक्रो वेरिएबल मतलब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोचना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोचना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पे, सेविंग्स क्या होता है, सेविंग का मतलब होता है पैसे जोड़ना। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो सेविंग एक अच्छी बात है, हम सारे लोग पैसा जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू पैसा जोड़ता है क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, मोनू पैसा जोड़ता है क्योंकि उसकी शादी आ रही है, या टिंकू पैसा जोड़ता है क्योंकि उसको लगता है यार प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए घर में पैसा पड़ा होना चाहिए। तो सारे पैसे जोड़ते हैं। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सेविंग अच्छी बात है, सब कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्रो पर्सपेक्टिव से सेविंग खराब बात है। अगर सारे लोग सेव करना शुरू कर देंगे
तो इकोनॉमी से लीकेज हो जाएगा, यानी कि सर्कुलर फ्लो कैसे चलेगा उस केस में, बिजनेस फर्म के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो सारे लोग सेव कर देंगे ना, तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसका मतलब माइक्रो पर्सपेक्टिव से जो चीज़ सही है शायद मैक्रो पर्सपेक्टिव से गलत है। इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मैंने कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं करा है, मैं बस आपको अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या है सब्जेक्ट। अब मेरी बात समझे बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? देखिए बेटा 11th और 12th क्लास में जो भी आपने टॉपिक पढ़े और जो भी आप इंडेक्स को खोलोगे उसमें देखोगे टॉपिक के नाम, उसकी वजह से सब्जेक्ट को अंडररेट मत करना। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, डिमांड। जितना आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में तो डिमांड एंड सप्लाई सबको आता होता है, जिसके 11th क्लास में कंपार्टमेंट भी आती है ना उसको भी डिमांड आता होता है, लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है। लेकिन जितना आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो अभी के कंपैरिजन में सिर्फ 20% है। जब आप डिमांड चैप्टर सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे तो उसकी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं। इलास्टिसिटी और डिमांड जो उससे रिलेटेबल है, बहुत बड़ा टॉपिक है। डिमांड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो भी आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, इंडेक्स में देखने से नाम तो आपको सेम लगेगा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से, जैसे आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट को ले लो, जितना आपने 11th-12th में पढ़ा दोबारा से रिपीट होगा लेकिन काफ़ी डिटेल में। सिमिलरली नेशनल इनकम में, सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी में जो आपने 12th क्लास में पढ़े उसको आपने डिटेल में पढ़ना। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही बोला मैंने, बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स अगर डिटेल में पढ़ी जाए तो सबके पढ़ने की बस की नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अब बच्चे का माइंडसेट क्या रहता है चारों सब्जेक्ट को लेकर। प्राइमरीली अगर आप सीए कर रहे हो तो अकाउंट्स तो आपके लिए सब कुछ है। बच्चा जब सीए करने की सोचता है 11th-12th क्लास में तो ये सोचता है कि अकाउंट्स अगर मेरी अच्छी है तो मैं सीए कर लूँगा, है ना, जो कि थोड़ी गलत फहमी भी है। बाद में जाकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो कि 11th-12th के अकाउंट से रिलेटेड नहीं। लेकिन हाँ, एक बच्चे का माइंडसेट रहता है कि अकाउंट्स प्राइमरी है तो बच्चा अपने आप ही उसके ऊपर ध्यान देता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स, जिसका बचपन से ही डर है क्लास 7th या 8th से कि मैथ्स तो मेन सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में करते करते मैथ्स थोड़ा समय भी बीत जाता है और मुश्किल भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैथ्स को भी आप उतनी इंपॉर्टेंस देते हो। फिर तीसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉ, जिसको आपने 11th-12th क्लास में नहीं पढ़ा। बच्चा जब 12th छोड़ कर आता है तो सोचता है कि यार मैथ्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, क्वांट थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, अकाउंट्स भी 11th-12th वाली थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है, बिजनेस लॉ के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। फिर फोर्थ आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको बच्चा अंडररेट करता है, और ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका रीजन है क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पहली बार सोशल स्टडीज के पार्ट के तौर पे पढ़ी थी क्लास 9th और 10th में। वहीं से ही स्कूल में या ट्यूशन में इस तरीके से समझाया जाता है कि बेटा ये तो थ्योरी है, इसको रट लो। 10 में से 2 बच्चे जो सोशल स्टडीज में पढ़ाया जाता था उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन बाकी के 8 बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं, स्कूल से जो क्वेश्चन मिल गए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि सोशल स्टडीज और इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज के लिए ही। अब मेरी बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से, जनरल नॉलेज के लिए ही, लेकिन नहीं पढ़ते। 10 में से 2 बच्चे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। फिर 11th-12th में आते हैं, 11th में दोबारा से वही सेम गंदी आदत, स्कूल के हिसाब से सिलेबस ओमिट हो जाता है, थोड़ा बहुत एडिट हो जाता है, और बच्चे फिर रटने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। जो आपकी 11th क्लास की बुक में दे रखा है ना, शायद आपने वो भी डिटेल में नहीं पढ़ा। इस वजह से आप दोबारा से जब वो टॉपिक पढ़ोगे, दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 20-30% तो रिपीट हो रहा है ना, जैसे मैंने बोला, लेकिन दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस वक्त अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो शायद ये मेहनत ना करनी पड़ती। अब मेरी बात समझ गए। फिर 12th क्लास में थोड़ा बहुत बच्चा ध्यान देने की कोशिश करता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ सीरियसनेस आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स एक काफ़ी एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट है जिसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा जा सकता है। अब मेरी बात समझ गए। यही रटने की आदत को छुड़वाने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। चीज़ों को MCQ बेस्ड करा जा रहा है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है,
आपको पता है ना, 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक तो मैथ्स का, एक इकोनॉमिक्स का, ताकि बच्चे चीज़ों को रटे ना। सब्जेक्टिव टाइप में ऐसा होता है कि बना बना के लिखने की कोशिश करता है इंसान। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करोगे, आपको मॉड्यूल को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। सिमिलरली आप बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में लो, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि बच्चा थ्योरी सब्जेक्ट समझ के उसको रटने की कोशिश करता है। थ्योरी के बारे में इमेज ही ऐसी है, हमारी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, वो अंडररेट आपको नहीं करना। मोर ओवर मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है बच्चों के पर्सपेक्टिव से बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि थ्योरी है और इतने ज़्यादा रियल लाइफ में इस्तेमाल कम कर पाते हैं बच्चे, और फैंसी एग्जाम्पल नहीं होते इसके अंदर, इस वजह से उनको बोरिंग लगती है बच्चों के हिसाब से। मेरी तो जिंदगी है, मैं तो दिन रात इकोनॉमिक्स के बारे में सोचता हूँ, रियल लाइफ में भी रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को भी समझाऊँ। कभी भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को बाकी के 3 सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करना। अब मेरी बात समझ के, बिजनेस लॉ से कंपेयर मत करना, अकाउंट से कंपेयर मत करना, मैथ से कंपेयर मत करना, और मेरे सब्जेक्ट की वजह से मुझे जज मत करना। अब मेरी बात समझ गए, आप कंपेयर कर सकते हो कि मैं आपको कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और कोई दूसरा आपको कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। जितना डिटेल में मैं आपको ले जाता हूँ, क्या कोई दूसरा लेके जाता है? ये चीज़ आपको कंपेयर करनी है, आपको इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से ही कंपेयर करना है। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का। सो इकोनॉमिक्स कैसा आपको समझ आ गया ना। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए कि आपने इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी, आपको नॉलेज है, आप पसंद करते हो इकोनॉमिक्स को पढ़ना। किसी चीज़ का एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, 2 एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाते हैं। ये चीज़ आपको नॉर्मल लाइफ में कितना मदद करेगी, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो और आप डिस्कशन कर रहे हो, तो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आप अपनी तरफ से कुछ आउटपुट दे पाओगे आप, अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है तो। अब मेरी बात समझ गए? तो नॉर्मल लाइफ में भी इकोनॉमिक्स किसी दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आता है। अब मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? है ना बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, बात हो गई। अब बात करते हैं विद्यास्थल के बारे में, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं जनरली। एक बड़ा प्रोमिनेंट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर सीए, इंटर एंड फाउंडेशन। सबसे खास बात क्या है? ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं, हम हार नहीं मानते। यही विद्यास्थल की, यही हमारी टीम की सबसे खास बात है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पढ़ाते तो सारे लोग हैं, है ना, फैसिलिटीज भी आपको लोग देंगे, लेकिन हमारी खास बात है कि हम बच्चे के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं कि बच्चे को जो चाहिए हम उसको प्रोवाइड करें। हमारे अगर कोई ख़राब दिन चल रहे हो तो हम उसको बाउंस बैक कैसे करेंगे सारे मिलकर। ये विद्यास्थल की खास बात है, विद्यास्थल इसी वजह से जाना जाता है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। अगर आप ऑनलाइन बैचेस में, अगर आप ऑफलाइन बैचेस में, ये चीज़ आने वाले समय में आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे। ठीक है जी? अब मैं कौन हूँ? मेरा नाम है मयंक दुआ और मैं पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं पिछले 10 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और अभी तक सेमिनार्स और क्लासरूम को इंक्लूड करके मैं 15,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ, 11th एंड 12th क्लास को इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, और अभी करेंटली मैं करीबन 400 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। स्कूल्स में जनरली मैं गेस्ट लेक्चर के लिए जाता हूँ, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में गेस्ट लेक्चर के लिए जाता हूँ। आप इस चीज़ को इंस्टाग्राम पे सर्च करके मेरा नाम देख सकते हैं। ठीक है जी? बढ़ते हैं आगे। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? डिटेल में जाएंगे ताकि आप एमसीक्यू अच्छे तरीके से कर पाओ। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर कभी मेरी आपसे बात होगी तो आप बोलोगे सर इकोनॉमिक्स का पेपर सबसे अच्छा गया, सर इकोनॉमिक्स में सब कुछ आता था, सर किसी दूसरे के बारे में टेंशन हो रही है लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में टेंशन नहीं हो रही। ये चीज़ आप मुझे बोलोगे। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का? शुरू करते हैं अपना नया काम लेके, प्रभु का नाम, जय श्री राम। आज हमने करना है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि 12th क्लास में एक बहुत बड़ा पहाड़ था आपके लिए, और वो है नेशनल इनकम। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे मॉड्यूल के हिसाब से डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है चैप्टर नंबर 6।
ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 में बेटा 2 यूनिट हैं, एक तो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग और दूसरा काइनेशियन थ्योरी। काइनेशियन थ्योरी आपने पढ़ा था 12th क्लास में एक दूसरे चैप्टर में, लेकिन अब मैं आपको नेशनल इनकम में पढ़ाऊंगा। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं, नेशनल इनकम के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है जी। पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, एक होता है नेशनल इनकम, एक होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम ही हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा एक टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम, है ना जी। दोनों में क्या फर्क है, देखो बेटा पहले तो इनका सिंबल होता है, एक नेशनल इनकम का सिंबल होता है NNP@SC, है ना जी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ऐसे सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम का सिंबल होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP@FC। और साफ साफ आपको दिख रहा है यहां पे क्या फर्क है, एक वर्ड का फर्क है डोमेस्टिक, और वहां पे लिखा हुआ है नेशनल। समझ गए बच्चे लोग, पक्का प्यारे बच्चों, बोलो बच्चों हाँ या ना, 100% है ना। NNP@FC यानी कि नेशनल इनकम और NDP@FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम, है ना जी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सिंबल होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा GDP@FC, बट ये किसी का सिंबल नहीं है, ये किसी चीज को डिनोट नहीं करता, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है, G का मतलब होता है ग्रॉस, D का मतलब होता है डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट और FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। या अगर इसकी जगह आ गया NNP@MP, तो इसका मतलब होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिर्फ 2 चीजों के सिंबल हैं, NDP@FC डिनोट करता है डोमेस्टिक इनकम को और NNP@FC डिनोट करता है नेशनल इनकम को। अभी क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा। जैसे मैंने बोला, रटना नहीं है चीजों को, अगर आप समझोगे इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स भी आपको उतना मुश्किल लगेगा जितना अकाउंट्स लगता है या बिजनेस लॉ लगता है, लेकिन मैं उसके लिए आपको आसान बनाऊंगा ना। मैं किस लिए, दोनों में फर्क क्या होता है, देखो बेटा नेशनल इनकम वो होता है जो पैसा हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया, यानी कि जो हमारे कंट्री का रेजिडेंट है अगर वो पैसे कमाएगा जहां मर्जी से कमाए, चाहे हमारे देश से कमाए चाहे बाहर से कमाए, लेकिन अगर हमारे बंदे ने पैसा कमाया तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो पैसा हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया है, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी पैसा कमाए, लेकिन पैसा हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहली बात, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यह भी एक कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी, लेकिन अभी मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को खोल नहीं रहा क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो मैं आपको सिंपल ढंग से अभी बता रहा हूं, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या। अभी के लिए जो आपके दिमाग में आ रहा है वही समझो, बिल्कुल सही। ये मैप है इंडिया का, मान लो एक छोटा सा, मतलब है ना, जो मेरे से बन सकता है इस तरीके से ही हमारा इंडिया का मैप। अगर पैसा इस शेडेड रीजन में कमाया गया है, यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कमाए, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है वो। ये फंडामेंटल याद रखना, डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त हमारी धरती हमारी इनकम, हमारी जगह पे पैसा कमाया, चाहे कमाए माइक्रोसॉफ्ट, चाहे कमाए चाइना का कोई बैंक, लेकिन हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है भाई लोगों। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से। सिमिलरली अगर हमारा कोई रेजिडेंट है, जैसे मान लो हमारा एक रेजिडेंट है जिसका नाम है चिंटू, इंडिया का नागरिक, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। अब वो पैसा हमारे देश से कमाए या देश के बाहर से, बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से। जैसे चाइना से अगर पैसे कमाए, चाइना में चिंटू की एक फैक्ट्री है जहां से वो 500 करोड़ कमा रहा है, तो 500 करोड़ को कहां की नेशनल इनकम के अंदर काउंट करना चाहिए बच्चों, इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर काउंट करने चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल बोलो मेरे साथ,
हमारा बंदा हमारी इनकम, हमारा रेजिडेंट हमारी इनकम। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो, हाँ या ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर चिंटू की एक फैक्ट्री दिल्ली में है और चिंटू वहां से 200 करोड़ रुपए कमाता है, और चिंटू की एक फैक्ट्री चाइना में है और वहां से वो 500 करोड़ कमाता है, तो हमारे कंट्री की टोटल नेशनल इनकम हो गई 700 करोड़। यानी कि जो पैसा हमारे देश के अंदर कमाया जा रहा है, चिंटू कमा रहा है, वो तो है ही नेशनल इनकम का पार्ट, लेकिन बाहर से अगर पैसा कमाया जा रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे अपनी कंट्री के नेशनल इनकम में। ये 500 करोड़ जो आपको दिख रहा है, ये डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा हमारी। कहाँ की डोमेस्टिक में काउंट होगा? चाइना की। अब मेरी बात समझ गए? क्या सर एक इनकम दो जगह पे काउंट हो सकती है? यस बेटा, एक जगह की नेशनल में और दूसरी जगह की डोमेस्टिक में। चाइना से जो पैसे आ रहे हैं वो किसने कमाए? हमारे चिंटू ने। तो हमारी कंट्री की वो क्या हुई? नेशनल इनकम हुई, क्योंकि चाइना की धरती में कमाए जा रहे हैं, तो वहां की डोमेस्टिक इनकम हुई। समझ गए अच्छे तरीके से बात? बोलो हाँ है ना, पक्का 100% है ना। सो नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट। हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा वो पैसा कमाया जाता है। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। बात यह है कि 500 करोड़ को बोलेंगे क्या? इस 500 करोड़ को बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोलते हैं दोबारा बताना? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, आवाज नहीं आ रही किसी की? अच्छा आवाज आएगी भी कैसे? ऑनलाइन क्लास है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, घर बैठे बैठे बोलो, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम मतलब जो पैसा बाहर से आएगा, अब्रोड मतलब बाहर से, और फैक्टर इनकम का मतलब जो कमाया गया। सो दो जो 500 करोड़ है वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का 100% है ना? तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। लिख देता हूं मैं, यहां पे भी लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप भूले ना। जो बाहर से हमारा रेजिडेंट पैसे कमाता है उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, लेकिन ये तो हमने एक साइड की बात करी थी, दूसरी साइड की भी तो बात कर लें। अगर हमारा बंदा बाहर से पैसे कमा सकता है, तो कोई दूसरा बंदा हमारे देश से पैसा नहीं कमा सकता क्या? कमा सकता है, पॉसिबल है ना। तो चाइना में मेरा एक दोस्त रहता है, इंस्टाग्राम पे मिला था मुझे, उसका नाम है यूचू। बिल्कुल सही, चाइना में एक दोस्त रहता है, उसका नाम है यूचू। मतलब हमारे बंदे का नाम चिंटू हो सकता है, तो उनके बंदे का नाम यूचू नहीं हो सकता। तो यूचू चाइना में रहता है, और यूचू की एक फैक्ट्री है यहां इंडिया में, और यूचू यहां से 50 करोड़ कमा रहा है। अब मेरी बात समझ गए? अब मुझे बताओ, ये 50 करोड़ हमारी डोमेस्टिक में तो काउंट हो रहा है, ये आपको पता है, क्योंकि मैंने शेडेड रीजन के अंदर वो एरो बनाया है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, इंडिया के अंदर है फैक्ट्री, तो डोमेस्टिक में तो काउंट हो रहा है, लेकिन क्या हमारे नेशनल में हो रहा है? नहीं। सही समझे आप, यूचू हमारा बंदा नहीं है। बोलो मेरे साथ, यूचू हमारा बंदा नहीं है। बंदा क्या? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो ये 50 करोड़ हमारी नेशनल में काउंट नहीं होगा। जैसे 500 करोड़ को हमारी नेशनल में प्लस करा था, वैसे ही इस 50 करोड़ को हमारी नेशनल से माइनस करेंगे, बिकॉज इट इज द इनकम अर्न बाय यूचू हु इज द नॉन रेजिडेंट। यानी कि हमारी कंट्री का बंदा नहीं है, हमारा आम नागरिक नहीं है, हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो उसकी इनकम को नेशनल निकालते वक्त, डोमेस्टिक में इंक्लूड कर रहे हो, बट नेशनल निकालते वक्त करोगे माइनस। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, 5 मिनट का समय देना, क्योंकि आपको सारी बात सम अप करके समझ आ जाएगी। ठीक है जी, पहले तो बताओ ये 50 करोड़ को बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कि पैसा जाएगा चाइना, कौन लेके जाएगा? हमारा बंदा नहीं है यूचू, वो लेके जाएगा। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का 100% है ना। जैसे चिंटू गया चाइना, बैग भर के 500 करोड़ लेकर आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
यूचू आया चाइना से, बैग भर के 50 करोड़ लेकर गया, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसका मतलब नेट में पैसा कितना बचा? 500 माइनस 50, नेट में पैसा बचा 450 करोड़, जो कि हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। 500 करोड़ को प्लस करके नेशनल इनकम में 50 करोड़ माइनस करें ना, तो नेट में तो प्लस हुआ 450 करोड़। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो आपने 12th क्लास में भी समझा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो कि 500 करोड़ है, ये हमारे नेशनल में काउंट होगा, लेकिन फैक्टर इनकम टू अब्रोड से हम बैलेंस भी तो करेंगे चीजों को, क्योंकि कुछ पैसा हमारे यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, जो कि हमारे रेजिडेंट ने नहीं कमाया, तो ये 50 करोड़ है। तो बाकी का 450 करोड़ क्या आया? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट वैल्यू। तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोलते हैं बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFIA। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? ये 450 करोड़ हमारी नेशनल में प्लस होगा, हमारी नेशनल इनकम NFIA को प्लस करके आएगी। समझ गए प्यारे बच्चों? बोलो हाँ है ना? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बाहर की इनकम इंक्लूड होती है ना, तो इसका मतलब नेशनल इनकम डोमेस्टिक के कंपैरिजन में बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ। समझे या नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ा, सब न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 1 मार्क में भी आ सकते हैं। अगर NDPAT-FC और ये रहा NNPAT-FC, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, क्या बच्चों? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। बात समझ आ गई? कौन सा? नेशनल इनकम। एक है डोमेस्टिक इनकम, एक है नेशनल इनकम। अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हो तो आप 500 करोड़ प्लस कर रहे हो और 50 करोड़ माइनस कर रहे हो, तो कुल मिलाकर आप 450 करोड़ ही प्लस कर रहे हो, क्योंकि नेट तो 450 ही बचा, और इस 450 करोड़ को क्या बोलेंगे बेटा हम? NFIA। तो इसका मतलब मेरे साथ बोलो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना जी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और सिमिलरली अगर नेशनल से वापस आएंगे तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि NFIA माइनस करेंगे। बोलो बच्चों, पक्का? 100% बात समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। दो कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल मेरे साथ बोलो NNPAT-FC, डोमेस्टिक इनकम का बोलो NDPAT-FC। नेशनल इनकम, इनकम अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक इनकम, इनकम अर्न्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ गए अच्छे तरीके से बात? छोटा एग्जांपल दो इसमें, मुझे बताना जरा, अगर इंडिया में चाइना का बैंक है तो पैसा हमारे डोमेस्टिक में काउंट होगा कि नहीं होगा? डोमेस्टिक में होगा। जो चाइना का बैंक पैसे कमाएगा, क्या हमारी नेशनल में काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि चाइना का बैंक बिलोंग कहां से करता है? चाइना से। तो जो भी पैसा वो कमाएगा उसको बाहर काउंट करेंगे, हमारे यहाँ काउंट नहीं करेंगे। इस इनकम को क्या बोलेंगे? जो चाइना का बैंक कमा रहा है, जैसे यूट्यूब कमा रहा था यहाँ से, वैसे मैं चाइना का बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, उस पैसे को बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्या बोलेंगे बच्चों? जो चाइना का बैंक कमा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। समझे अच्छे तरीके से बात? पक्का? 100% है। एक और दूसरा एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका का है, इंडिया के अंदर उनकी बिल्डिंग है, क्या डोमेस्टिक में काउंट होगा? यस सर। लेकिन क्या नेशनल में काउंट होगा? नो सर, क्योंकि वो पैसा जाएगा बाहर, उसको भी बोलेंगे हम क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो आपको डोमेस्टिक इनकम का समझ आया ना? अगर पैसा यहां कमाया जा रहा है डोमेस्टिक में काउंट होगा, लेकिन कौन कमा रहा है ये भी मैटर करता है। तीसरा एग्जांपल सुनो, चिंटू ने पैसा कमाया जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है और उसकी दिल्ली में फैक्ट्री है और 200 करोड़ वहां से कमा रहा है। डोमेस्टिक में तो काउंट होगा क्योंकि दिल्ली में फैक्ट्री है, नेशनल में भी काउंट होगा ये वाला क्योंकि चिंटू ने कमाया।
माइक्रोसॉफ्ट या चाइना के बैंक ने नहीं कमाया, चिंटू ने कमाया। अब मेरी बात समझ गई बेटा अच्छे तरीके से? पक्का 100% है ना? बोलो बच्चों हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़े, मुझे बताओ फटाफट से। दूसरा बदल रहा हूँ, हम नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाइना में है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा हमारे नेशनल में काउंट होगा? इसका आंसर है यस सर, हमारे नेशनल में काउंट होगा। डोमेस्टिक में नहीं होना चाहिए क्योंकि चाइना में है, लेकिन नेशनल में होगा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का है, कहाँ से बिलोंग करता है? इंडिया से बिलोंग करता है। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का 100% है ना? तो थोड़ा और समझा दो, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न्ड बाय, जो बाहर से पैसा आ रहा है, अर्न्ड बाय चिंटू, इसका मतलब नॉर्मल रेजिडेंट। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने पैसा कमाया। और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न्ड बाय यूचू, यानी कि नॉन रेजिडेंट, जो हमारा नागरिक नहीं है, अगर वो पैसे कमाएगा तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और वो पैसा हमारी नेशनल इनकम के नहीं, बाहर के नेशनल इनकम में काउंट होगा। समझे बच्चों? पक्का बच्चों? 100% है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, देखो बेटा मेरे से कुछ मत छुपाना। अब मेरी बात समझ गए? मतलब कि बताते रहना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी बात करते रहेंगे। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, मैंने खुद ने ये बनाई है, इंस्टाग्राम से उठाई हुई नहीं है। क्या चीज? इन 3 लोगों से कभी भी बात नहीं छुपानी चाहिए। कौन है वो 3 लोग? डॉक्टर से कभी बात नहीं छुपानी चाहिए, है ना? मतलब अदरवाइज वो कैसे बताएगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है। लॉयर से कभी बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपने उससे छुपाई तो आपका खुद का चूना लग जाएगा। और तीसरा, टीचर से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। किसी भी तरीके का सवाल दिमाग में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, अगर आप छुपा के रखेंगे तो ढेर सारे बच्चे बढ़ रहे हैं, नुकसान आपका ही है। हाँ मेरे बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? मुझे पता है कि चौथा बंदा भी आपके दिमाग में आ रहा है जिससे बात नहीं छुपानी चाहिए। आ रहा है ना? आ रहा है ना? उनको पूरी बात बतानी नहीं चाहिए। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? आगे बढ़े? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बात करें? हम करते हैं दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आपस में इक्वल हो सकता है? सवाल है, क्या नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम आपस में इक्वल हो सकता है? तो इसका आंसर है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम आपस में इक्वल हो सकता है अगर NFIA 0 आ जाए। यस, अगर NFIA 0 आ जाए। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से? सो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम 0 हो जाएगा। जितना पैसा चिंटू ने बाहर से कमाया उतना ही पैसा यूचू ने यहां से कमाया। फैक्टर इनकम एंड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो NFIA क्या हो जाएगा? 0। दोबारा बताओ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रोड है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब NFIA की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या डोमेस्टिक नेशनल से बड़ा हो सकता है? यस सर, अगर NFIA नेगेटिव में आ गया तो। अगर NFIA नेगेटिव में आ गया तो बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? डोमेस्टिक नेशनल से बड़ा हो जाएगा। मैंने जो एग्जांपल दिया वहां पे मैंने एग्जांपल दिया कि चिंटू ने 500 करोड़ कमाए बाहर से और यूचो ने सिर्फ 50 करोड़ कमाए यहां से। ये एग्जांपल लिया बस मैंने वैल्यू छोटी ली थी, तभी NFIA प्लस में 450 आ रहा था। बट बोथ वेज आर पॉसिबल। यूचू ज्यादा भी तो कमा सकता है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है? नेशनल इनकम हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट भी है डोमेस्टिक इनकम, और दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे NDPAT FC को NNPAT FC में कन्वर्ट करते हैं,
कैसे एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया है ना बेटा, बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। दोबारा बोलो, एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे प्लस एनएफआईए करके, एनएनपीएफसी को एनडीपीएफसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे माइनस एनएफआईए करके। और ना सिर्फ आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया, रटवाया नहीं मैंने, प्रॉपरली आपको समझाया। मैंने आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तक की डेफिनेशन बताई है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड तक की डेफिनेशन बताइए। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक होता है ग्रॉस, जैसे अगर मान लो कि GDPATFC है, और एक होता है नेट, यानी कि मान लो NDPATFC है। तो बताना जरा, G का मतलब क्या है? G माने ग्रॉस और N माने नेट, बाकी तो सारा सेम है। अब अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रटवाऊंगा नहीं मैं, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक फोन है, मैंने ये 4 साल पहले लिया था, मैंने लिया था करीबन 70,000 का, 70,000 का, महंगा लिया था उस वक्त। अब ये फोन मैं आपको बेच रहा हूं, पहली बात तो 70,000 रुपए इस फोन की ग्रोस वैल्यू है। ग्रोस वैल्यू मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू जिसके ऊपर ये खरीदा गया, मैं आपको दे रहा हूं। मैंने बोला ना आपकी ना मेरी, छोटे भाई बहन की तरह हो मेरे, आपसे क्या पैसे कमाऊंगा, आपके लिए 70,000 का। आप बोलोगे सर आप तो बड़े सियाने हो, 70,000 का आपने लिया, 70,000 का हमें दे रहे हो, 70,000 हमें खर्च करने हो तो मार्केट से जाके नया ना ले लें। 70,000 का भी नहीं आएगा अब तो, आईफोन 15, 14 आ जाएगा हमारा, ब्रांड न्यू, आपने तो यूज करा है। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ कितने का लोगे? तो आप में से कोई एक बंदा है वरुण, उसने बोला सर इसके मैं दूंगा 20,000 रुपए, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू बनती नहीं है। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से। तो 20,000 रुपए हो गई इसकी आज की वैल्यू, वो 20,000 रुपए हो गई इसकी नेट वैल्यू, यानी कि करंट वैल्यू। अब मेरी बात समझे बेटा अच्छे तरीके से, समझे? मतलब कि जिस प्राइस के ऊपर एक्चुअली में वो सामान खरीदा गया वो है उसकी ग्रॉस वैल्यू, ठीक है जी। और जिसके ऊपर वो बेचा जा रहा है आगे फर्दर, ये जो भी उसकी आज की वैल्यू बनती है वो है उसकी नेट वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू। ना सिर्फ फोन के अंदर बल्कि हर एक चीज के अंदर एक ग्रॉस वैल्यू होती है, एक नेट वैल्यू होती है ना जी। एग्जाम्पल, जिस चेयर के ऊपर आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जिस फोन या लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हो, उसकी ग्रॉस वैल्यू ज्यादा है, उसकी नेट वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। बात समझ आ गई? क्योंकि उस सामान को यूज कर लिया गया है तो उसके ऊपर क्या लगा बताओ? अकाउंट्स वाले बच्चे 11th क्लास में सीख लिया था आपने, तो डेप्रिसिएशन लगा। समझते हैं ना डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बेटा यहां से ग्रॉस से नेट तक गए तो वरुण ने 50,000 रुपए माइनस क्यों करें? सामान को यूज करने के 50,000 रुपए माइनस करें, डेप्रिसिएशन माइनस करें। सिमिलरली अगर हम उल्टा आएंगे, नेट से ग्रोस में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बताओ ना यार? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। मतलब ग्रोस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस में जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। समझे नहीं समझे? ग्रोस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस में जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है हर एक चीज के ऊपर। आपको पता है किस चीज के ऊपर नहीं लगता? बिल्डिंग के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, इन चीजों के ऊपर नहीं लगता। लेकिन जितने भी चीजें आप यूज करते हो, फर्नीचर या मशीनरी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा विद यूज, विद वेयर एंड टियर, बट विद पैसेज ऑफ टाइम एज वेल। पैसेज ऑफ टाइम मतलब अगर ये फोन मैंने बिल्कुल यूज ना करा होता और डब्बा पैक होता 4 साल पुराना, तब भी आप 70,000 का ना लेते। हाँ मेरी बात समझ गए? 4 साल छोड़ो, 4 दिन पुराना भी होगा ना, तब भी 70,000 का कोई नहीं खरीदेगा जिसके ऊपर मैंने खरीदा। अब मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सो डेप्रिसिएशन को कभी जीरो नहीं लेते, ये तो ऑब्वियस बात है। इसका मतलब नेट और ग्रॉस क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो। क्योंकि डेप्रिसिएशन को या तो एज्यूम करना पड़ेगा या तो कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगे ना। बात समझ आ गई? तो डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो।
तो इसका मतलब नेट और ग्रोस आपस में इक्वल नहीं हो सकते, या फिर ऐसा घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है, इफ नेट एंड ग्रोस वैल्यू आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज 0। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का। सो डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर लगता है बेटा? डेप्रिसिएशन लगता है सारी चीजों के ऊपर विद यूज और वेयर एंड टेयर, है ना। सामान को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ही, और विद पैसेज ऑफ टाइम। मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से, और विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है नहीं पक्का। डेप्रिसिएशन के और नाम भी होते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। डेप्रिसिएशन का और नाम क्या होता है बोलो? डेप्रिसिएशन का नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो आप फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर एक और नाम होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या बेटा? दोबारा बताना, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो आपको नेट और ग्रोस वाली बात समझ आई? ग्रोस वैल्यू मतलब चीज की एक्चुअल वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब उसकी करंट वैल्यू। चाहे ये घड़ी हो, चाहे ये टी शर्ट हो, चाहे कोई पोडियम हो, चाहे कोई स्क्रीन हो, सबकी ग्रोस वैल्यू नेट वैल्यू से ज्यादा है। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो हाँ या ना पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, तो बात समझे। डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? NFIA प्लस करके। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं NFIA माइनस करके। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन करके। नेट को ग्रोस में करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन करके। समझे पक्का? 100% है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन और एक होता है कैपिटल लॉस। क्या आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता है? एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है कैपिटल लॉस। पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं, और पता है तो मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो बेटा, कैपिटल लॉस का मतलब होता है किसी भी चीज का अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब अगर आपको उम्मीद नहीं है और वो चीज टूट जाए, आपका कोई एसेट खराब हो जाए, तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन तो आपको एक्सपेक्टेड होता है, मैंने कोई चीज खरीदी है तो मुझे पता है कि उसको मैं यूज करूंगा, समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। घर के लिए सोफा लिया, अपने ऑफिस के लिए रेफ्रिजरेटर लिया, कुछ चेयर्स ली, कोई प्रोजेक्टर लिया, डेप्रिसिएशन तो लगना ही है। इस वजह से लोग प्रोविजन भी क्रिएट कर लेते हैं। प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड है कि कोई चीज कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी, है ना। जिस कैमरे से मैं क्लास ले रहा हूँ हमेशा तो चलेगा नहीं है, तो लोग जनरली चीज का टाइम स्पैन देखकर, एक एवरेज टाइम स्पैन देखकर प्रोविजंस बना लेते हैं, पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना पॉसिबल है, बट क्या कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन बनाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन बनाना पॉसिबल नहीं है। कैपिटल लॉस का मतलब होता है, अगर मान लो कि अभी एक क्लास में लड़की बैठी है संजना, एक पंखा ऊपर चल रहा है और पंखा गिर जाए संजना पे, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना पंखे का। अब मेरी बात समझ गए पक्का? मतलब हाँ ठीक है उसका भी, लेकिन पंखे का नुकसान हो गया ना, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। अब मेरी बात समझ गए? इसके लिए कोई भी तरीके का प्रोविजन नहीं क्रिएट हो सकता। क्या कैपिटल लॉस को नेशनल इनकम निकालते वक्त कंसीडर करते हैं? नहीं करते। ना कैपिटल लॉस को कंसीडर करेंगे, ना कैपिटल गेन को कंसीडर करेंगे। ये दोनों चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, कंसीडर नहीं होती। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना पक्का? आगे बढ़े। सो लिख देता हूं मैं आपके लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, और मैंने ऊपर लिखा ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वेयर एंड टेयर। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से पक्का?
और कैपिटल लॉस का मतलब होता है किसी चीज का अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस हो गया ये। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से। सो डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बन सकते हैं, प्रोविजंस कैन बी मेड, ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। बट कैपिटल लॉस के लिए नो प्रोविजन कैन बी मेड। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बन सकते, ठीक है जी। हाँ जी, डेप्रिसिएशन कंसिडर होता है, इट इज कंसिडर्ड while calculating national income, national and domestic income, ठीक है जी, while calculating national and domestic income, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई अच्छे तरीके से पक्का। और कैपिटल लॉस नॉट कंसिडर्ड, ठीक है जी बेटा, बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। आप समझते हो ना मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ, आप समझ रहे हो, वही मेरा मेन काम है। मैंने क्या किया है, कितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको समझाया, अदरवाइज वो चीज़ भी इतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप में से काफ़ी लोग ऐसा भी सोचेंगे, मतलब सोचेंगे क्या, मैं खुद ही उस चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ कि सर आपके नाम के आगे सीए तो लगता नहीं है पर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो। बेटा एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपका टीचर हूँ तो क्या ये चीज़ मैटर करती है? जब मैं आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या ये चीज़ मैटर करेगी? आप मेरी बात समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े क्रिकेटर्स, क्रिकेट देखते हैं ना आप, आईपीएल देख रहे हो, वर्ल्ड कप अभी चालू होगा, उनके जो कोच होते हैं, वो कोच जब खुद खेले तो वो तो इतने बड़े लेवल पे नहीं खेल रहे थे ना, मेरी बात समझ गए, लेकिन उन्होंने कोच अच्छे तरीके से करा, उन्होंने गाइड अच्छे तरीके से करा, है ना। तो कोच बनने के लिए या किसी दूसरे को गाइड करने के लिए एक अलग प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत होती है। बीइंग अ टीचर इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ मेरी बात समझ बेटा अच्छे तरीके से, दोनों अलग बातें हैं। मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ, है ना, तो मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा तो सारी चीज़ें आप 2 3 4 दिन के अंदर भूल जाओगे, 2 3 4 क्लासेस के अंदर भूल जाओगे। आपको जो याद रहेगा वो रहेगा मेरा नाम और मैं कैसा पढ़ाता हूँ। हाँ मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से पक्का। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, ऐसा सेम सेम जिम में भी तो होता है। किसी बढ़िया जिम जाओ आप, मतलब नॉर्मल लोकल वाले जिम जाओगे तो आपको ट्रेनर दिखेंगे अच्छे बॉडी वाले, हाफ स्लीव टी शर्ट पहन कर, और बिल्कुल ही जैसी आपको शायद सपनों में बॉडी बनानी होगी। लेकिन बढ़िया वाले जो ट्रेनर होते हैं बढ़िया जिम में, मतलब फिट होते हैं वो, लेकिन समझ रहे हो मेरी बात, वैसी बॉडी उनकी, वैसी फिजिक उनकी नहीं होती जैसे वो सामने वाले को गाइड करते हैं। जो बड़े सेलिब्रिटीज के हैं, टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन का होगा कोई ट्रेनर, तो वो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन वाली बॉडी नहीं बना के रखेगा, क्योंकि वो कोच है, क्योंकि वो सामने वाले को समझाता है कि चीज़ें कैसे करनी है। हमारी बात समझ गई बड़ा अच्छे तरीके से। सो ये है लॉजिक। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा मैटर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरी टीचिंग स्किल्स क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मैं आप लोगों का तो टीचर ही हूँ। मेरी बात समझ गई बेटा अच्छे तरीके से पक्का? 100% है ना। और मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। और क्योंकि ढेर सारा मैंने करवा दिया, रादर देन मैं इधर उधर की बात बोलूँ घुमा फिरा कर, आपको ये बात बोलूँ वो बात बोलूँ, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट ही रहा जाए। अब मेरी बात समझ गई बेटा अच्छे तरीके से पक्का? क्या आपको डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस समझ आया? 100% है ना? क्या आपको समझ आया नेट को ग्रोस में और ग्रोस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100% है ना? आगे बढ़े, एक लास्ट चीज रह गई है। क्या चीज रह गई बताओ? ये जो सिंबल हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिंबल हम पढ़ रहे हैं, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू पेन से, है ना, ये वाला, तो आप इसके अंदर कॉमन एक चीज देख रहे हो कि P तो कांस्टेंट ही हर जगह, P माने प्रोडक्ट, ये तो कांस्टेंट हर जगह। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से, P तो हर जगह लिखा ही हुआ है, लेकिन जो चीज बदल रही है, जैसे शुरुआत में या तो ग्रोस होगा या तो नेट,
बीच में या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल, है ना। अब आखिरी चीज रह गई जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड नंबर पे या तो एफसी होगा या तो एमपी। हमारी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, क्या बोला मैंने, या तो एफसी होगा या तो एमपी। क्या मतलब होता है दोनों का बेटा, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। हमारी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। एग्जांपल सुनो, जैसे 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 एक होगा फैक्टर कॉस्ट, एक होगा मार्केट प्राइस। हमारी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का। दोनों में क्या फर्क होता है और दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कंपनी की कोई चीज को बनाने का खर्चा प्लस उसका प्रॉफिट। एग्जांपल, जैसे मान लो कि यहाँ पे संजना बैठी है। अब संजना कौन है, जैसे क्लास खत्म होगी ना 15-20 मिनट बाद मैं आपको मिलाऊंगा, 15-20 मिनट का इंतजार है ना। तो संजना अपने किसी दोस्त के साथ मैकडोनल्ड गई बर्गर खाने। वहां पे काउंटर पे गए तो पीछे ना मेन्यू लगा हुआ था, जैसे लगा होता है। तो संजना ने एक बर्गर देखा, बर्गर का प्राइस लिखा था 57 रुपीज का। क्या लिखा था बताओ, 57 रुपीज। संजना ने बिल कटवाया, लेकिन उन्होंने बिल काटा 65 रुपीज का। अब यहाँ पे अमाउंट पे मत जाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैंने रैंडम अमाउंट लिख दिया ऐसे कुछ, बिल काटा 65 रुपीज का। तो ये 8 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा चार्ज करे, आपको पता है क्या बोलेंगे इसको, जीएसटी। कौन सा वाला टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है। याद है आपको, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है बेटा। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा डायरेक्ट टैक्स का इस सेल एंड परचेज से कुछ लेना देना नहीं है। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट टैक्स का इस सेल एंड परचेज से कुछ लेना देना नहीं है। हम मेरी बात समझ गए अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, जो कि पहले तरह तरह के टैक्स हुआ करते थे, याद है आपको। वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स हुआ करता था, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, वो जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज, जीएसटी का स्लोगन क्या है, क्यों आया जीएसटी। जीएसटी का स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स विद यूनिफाइड मार्केट। कब आया, कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। और इसका एक्ट आया उसी सेम साल 29 मार्च 2017 में। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। सेल एंड परचेज के ऊपर जीएसटी लगता है। कैसे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जिसका बर्डन एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर शिफ्ट कर सकता है सामान को बेचकर। अगर मैकडोनल्ड ने बर्गर संजना को बेचा तो मैकडोनल्ड ने टैक्स पे करने का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, संजना के ऊपर। समझ गए प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना पक्का। तो हाँ जी, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, जीएसटी के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पे बात हो रही है गुड्स एंड सर्विस के बारे में। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से पक्का। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है जीएसटी के बारे में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, है ना जी। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। सो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बेटा, डायरेक्ट टैक्स होता है द बर्डन ऑफ पेमेंट, मतलब उसका जो बर्डन है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर अगर सरकार ने इंपोज करा उसको ही पे करना पड़ेगा। सो द बर्डन ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी शिफ्टेड। आसान है बेटा, अच्छे तरीके से बोलो है ना। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट टैक्स कौन सा है बेटा, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। समझ गए अच्छे तरीके से बात, बोलो है ना पक्का। पर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो आपने पढ़ा ऊपर जीएसटी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। और इसकी डेफिनेशन क्या है इनडायरेक्ट टैक्स की, द बर्डन ऑफ पेमेंट कैन बी शिफ्टेड। The burden of payment can be shifted। आसान है बेटा अच्छे तरीके से पक्का, 100% है ना।
द बर्डन ऑफ पेमेंट कैन बी शिफ्टेड। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, बोलो हाँ है ना, 100% है ना। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से बड़ा टैक्स कौन सा है? कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जीएसटी बड़ा टैक्स है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, जीएसटी बड़ा टैक्स है। पूछो कैसे? क्योंकि जीएसटी हर कोई पे करता है, इसका स्कोप वाइडर है कंपेरेटिवली। बट इनकम टैक्स हर कोई पे नहीं करता, क्योंकि शायद उतनी इनकम हर कोई नहीं कमाता जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगे। जीएसटी तो हर चीज के ऊपर लगेगा ना, एक सेफ्टी पिन से लेकर एक एयरप्लेन तक जीएसटी तो लगता है। कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड है लेकिन जीएसटी तो लगता है। तो इसका मतलब जो भी इंसान सेल एंड परचेज के अंदर एंगेज होता है उसको जीएसटी तो देना है। जीएसटी से बचने का एक ही तरीका है, सेल एंड परचेज के अंदर इन्वॉल्व ही ना हो। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ ना, पक्का? सो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, इसका वाइडर स्कोप है। इट इज इम्पोज्ड ऑन सेल एंड परचेज, imposed on sale and purchase of goods and services। बात समझ रहे बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? और डायरेक्ट टैक्स, इट इज imposed on individuals and companies। ये इम्पोज होता है इंडिविजुअल और कंपनीज पे। बात समझ रहे बेटा अच्छे तरीके से? डायरेक्ट टैक्स पर एक वाली बात नहीं है। सो डायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो है नैरो स्कोप, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो है वाइडर स्कोप। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? 100% है ना। सो जब हम फैक्टर को से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर रहे हैं। बात समझ भाई? अच्छा ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स पेड बाय बिजनेस फर्म टू द गवर्नमेंट। बिजनेस फर्म ही तो पे करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही था कि संजना की जेब से ले लिया मैकडोनल्ड ने, अब मैकडोनल्ड अपना देखे कि कैसे पे करना है सरकार को, तो इनडायरेक्ट टैक्स फर्म ही पे करती है। मतलब आप तो दे देते हो, जो भी बिल आपका कटता है इंक्लूसिव जीएसटी, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। आपने जिम की मेंबरशिप ली, आपने विद्यास्थल के अंदर एडमिशन लिया, आपने कोई सामान मार्केट से खरीदा, वो जीएसटी इंक्लूड करके होता है। तो आपने तो दे दिया फर्म को, फर्म अपने आप आगे जीएसटी पे करेगी। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय फर्म टू द गवर्नमेंट। ये तो बात समझ आ भाई? सवाल है क्या गवर्नमेंट भी फर्म को कुछ पे करती है? सवाल ये है, क्या बोला मैंने? क्या गवर्नमेंट भी फर्म को कुछ पे करती है? हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडीज पे करती है। समझे? सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस, किसी चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सरकार जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है, सरकार उसके ऊपर सब्सिडीज देती है। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात? अब बर्गर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं बर्गर के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। सरकार का कोई ऐसा मोटिव नहीं है बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ ऐसा कोई मोटिव नहीं है। तो सब्सिडीज यहाँ तो जीरो रहेगी। लेकिन मैं आपको दूसरे चीज में एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो खादी का कुर्ता आपने लिया, खादी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, खादी के ऊपर मतलब उसके अंदर एग्जेम्पशन लगता है और सब्सिडीज भी मिलती है अलग से। मोर ओवर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल दी और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो और आपको उसके ऊपर सब्सिडीज मिलेगी। हमारी दिल्ली की सरकार उसके लिए सब्सिडीज दे रही है। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से। तो सब्सिडीज का मतलब होता है जिस चीज को एनकरेज करना चाहते हैं, जिस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, उस चीज के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। तो हम सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, तो चीजों को बैलेंस करके ही वैल्यू लिखते हैं ना। सो मार्केट प्राइस सब्सिडी की वजह से कम हो जाता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल बता रहा हूं, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडी दे रही है तो सामान का प्राइस, व्हीकल का प्राइस कम हो जाएगा, मतलब मार्केट प्राइस को कम करता है सब्सिडी। तो इसका मतलब इस वैल्यू में से सब्सिडीज माइनस होना चाहिए।
अब मेरे पास समझ बेटा अच्छे तरीके से, मतलब मार्केट प्राइस में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होंगे तो सब्सिडीज माइनस होगी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ना, नेट वैल्यू लिख देता हूँ। मतलब एक है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, और एक है सब्सिडीज। पूरा लिख देता हूँ, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, एक है सब्सिडीज। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्या आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज क्या आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझे बेटा अच्छे तरीके से बात। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज क्या आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए? यानी कि एनआईटी। इसका मतलब अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो एनआईटी प्लस कर रहे हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं तो एनआईटी माइनस कर रहे हैं। दोबारा बोलो, फैक्टर कॉस्ट छोटा है मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस में क्योंकि जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो हम फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो एनआईटी प्लस कर रहे हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो एनआईटी माइनस करेंगे। इसका मतलब जीएसटी कौन पे करेगा? जो सामान को खरीदेगा, यानी कि संजना। और बर्गर के ऊपर अगर कोई सब्सिडी मिलती होती, नहीं मिलती वैसे तो, बर्गर का एग्जांपल ले रहे ना, तो मार्केट प्राइस कम हो जाता है। इस वजह से सब्सिडीज को इनडायरेक्ट टैक्सेस में माइनस करा, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके निकला एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझे बच्चों? समझे बच्चों? समझे बच्चों? आगे बढ़े? बोलो हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, आप इसको ना एक और तरीके से याद कर सकते हो। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। छोटे से बड़े में जाने के लिए हम प्लस कर दें। क्या बोला मैंने? फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, और छोटे से बड़े में जाने के लिए हम प्लस करते हैं। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? छोटे से बड़े में जाने के लिए प्लस करते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? बेटा एमपी का मतलब याद रख लो मम्मी पापा। मम्मी पापा, एमपी का मतलब मम्मी पापा। अब मम्मी पापा बड़े होते हैं, ठीक है, मुझे माफ करना ओम साई राम, तो उससे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तो मम्मी पापा बड़े होते हैं। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? एफसी का नाम याद रख लो, फूफा चाचा। समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? तो एफसी से एमपी में जाने के लिए एनआईटी प्लस करेंगे, और एमपी से एफसी में आने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे। क्या सब लोगों को बात समझ आई अच्छे तरीके से? बोलो हाँ ना? पक्का? सो हाँ जी, कितना हो गया बेटा? 3 चीजें हो गई। नेट को ग्रोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रोस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ही चीज है ये तो। डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक ही चीज है। एफसी को एमपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक ही चीज है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? चलो एक बार रिवाइज करते हैं, मेरे को बताना दोबारा से। बेस है ये नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआई है, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआई है। आगे बोलो, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, है ना। और लास्ट, नेट से ग्रोस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रोस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। क्या सब लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ आ गई? पक्का? 100% है। सो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। अगर आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है जी, और आपको एनडीपी एट एमपी दे रखा है। क्या बोला मैंने? अगर आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है और आपको एनडीपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। चलो इसको मैं अलग कर देता हूं। यहां पर आपको एनएनपी एट एमपी दे रखा है, ध्यान से सुनना। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये जीडीपी एट एफसी निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने बोला था जीडीपी एट एफसी का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये देखना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? जैसे एन का मतलब क्या होता है? नेट। जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। आपको
फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाना है, यानी कि आपको नेट से ग्रॉस में जाना है, ठीक है। इसका मतलब ग्रॉस होता है बड़ा, तो आप इसमें प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस होता है बड़ा तो आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। समझे कि नहीं समझे? ग्रॉस होता है बड़ा तो आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? अच्छा, ये होता है नेशनल, ये होता है नेशनल, और ये होता है डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक, अब मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? सो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए डोमेस्टिक होता है छोटा, तो माइनस NFI है, ठीक है जी। और सिमिलरली MP, और ये होता है FC, MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT। मम्मी पापा होते हैं बड़े और FC होता है छोटा, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस NIT। तो ये फॉर्मूला बना है इस तरीके से। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? सो कैसे एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको समझाया। ये बेस है नेशनल इनकम का। नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, 3 गोल्डन रूल मेरे रूल हैं, हमेशा याद रखना नेशनल इनकम के। एक और बात, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, मैं इनडायरेक्टली आपको जीवन की सीख दूंगा, ये ध्यान रखना। 3 बातें मैं बताता रहूंगा। जो 3 बातें मैंने आपको पहले बताई वो ध्यान है ना? 3 लोगों से बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। ये बात तो समझ आया भाई? लेकिन अब 3 गोल्डन रूल याद रखना, जो कि है तो नेशनल इनकम के, लेकिन रियल लाइफ में भी आपके बहुत काम आएंगे। ऐसे कई बार मैं करूंगा, इकोनॉमिक्स समझाते समझाते रियल लाइफ से रिलेट करके आपको कुछ बातें बता जाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, नेशनल इनकम इस वजह से मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन में जनरली आपको वो सारी चीजें दे रखी होती हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? जिसकी जरूरत नहीं है, वो चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती हैं। एग्जाम्पल क्या पता, आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है, इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है, किसी काम की नहीं है। आपको बस फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपने उसी की वैल्यू उठाई जो फॉर्मूला है, पुट कर ही आंसर आ जाएगा, बाकी चीजों को इग्नोर करो। सिमिलरली इन रियल लाइफ बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी काम की नहीं है, हम उसके ऊपर टेंशन लेते हैं, समय देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेन काम है उसी को पिक करो और हमेशा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड उस चीज के ऊपर रहो और अपने काम से काम रखो। बात समझ आ गई? ये है नेशनल इनकम का रूल नंबर 1 मेरा, और आपकी जिंदगी का होना चाहिए अगर आप अपनाना चाहते हो तो फंडामेंटल। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? दूसरा रूल नंबर 2, नेशनल इनकम में कोई भी वैल्यू अगर नहीं दे रखी है और उसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है तो उसकी वैल्यू को लेते हैं 0। जैसे कि सब्सिडीज, अगर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप लोगे 0। जैसे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसकी वैल्यू नहीं है तो आप लोगे 0। सिमिलरली इन रियल लाइफ, हाँ जी, सिमिलरली इन रियल लाइफ अगर किसी इंसान की जरूरत है जिस वक्त पे और वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? सिमिलरली, है ना। और रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम में एक चीज दूसरे नाम से दे रखी होती है। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दे रखा होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दे रखा होगा। आपको पहचानना है। नेशनल इनकम में कुछ 10-12 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये इस नाम से दे रखा होगा। जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन के केस में बताया, यही है आपकी लाइफ का अगला फंडामेंटल, बहरूपियों को पहचाने। आसान है बेटा अच्छे तरीके से? किसी और तरीके का इंसान लेकिन दे रखा है किसी और तरीके से आपके सामने, आपको पहचानना है। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? सो ये 3 गोल्डन रूल नेशनल इनकम के, जो 3 फंडामेंटल बन जाते हैं आपके रियल लाइफ के, वो क्या है? पहला,
जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको इग्नोर करना है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते वक्त। दूसरा, जो वैल्यू गिवन नहीं है और उसका वैल्यू आ भी नहीं सकती तो उसको ज़ीरो लेना है, अगर फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो लेना है। और तीसरा, एक चीज़ दूसरे नाम से या तीसरे नाम से या चौथे नाम से भी दे रखी हो सकती है, आपको हमेशा पहचानना है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप वो चीज़ ले लोगे। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का 100% है ना। सो हमने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा टॉपिक अभी कंप्लीट करा है अपनी पहली क्लास में अब तक, ठीक है जी। आप मेरे बारे में जानते हैं मैं कौन हूँ, दोबारा से मयंक दुआ मेरा नाम। और जितने बच्चे मुझे जानते हैं, जितने 11th क्लास में मेरे से पढ़ चुके हैं, वो मेरे बारे में इतना जानते हैं कि मयंक सर सुबह 6 बजे हो या रात के बजे हो 12, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं और उनके लिए खूब मेहनत करते हैं, चाहे कोई दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़े। और मैं आपके लिए भी करूँगा, बस और बस इस नई शुरुआत में आप लोगों का चाहिए बहुत बहुत साथ। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे, मतलब जो बोलेंगे वो नहीं, जितनी मेहनत बोलेंगे इस चीज में मैं और हमारी टीम करने को तैयार है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर चुका हूँ, 12th क्लास वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं और जो दिल्ली शहर में रहते हैं वो जानते होंगे, और मैंने अपने बारे में बताया अभी। और तीसरा, विद्यास्थल एकेडमी, जहाँ से हम अभी क्लास ले रहे हैं, हमारी एकेडमी, हमारी फैमिली। और चौथा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक काफ़ी अंडररेट करने वाला सब्जेक्ट जिसको आपने बिजनेस लॉ से या अकाउंट से या किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना है कि मैं आपको कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और कोई दूसरा आपको इकोनॉमिक्स कैसा पढ़ाता है। मैं कितना डिटेल में आपको लेके जाता हूँ और कोई दूसरा आपको कितना डिटेल में लेके जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको चीजें डिटेल में ही पढ़नी पड़ेंगी। पेपर का टाइप तो समझो, ऊपर ऊपर से बना के नहीं लिख सकते और रटना नहीं है। काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, किसी के पास जवाब नहीं है यार, कोई सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। आप मेरी बात समझ गए। लेकिन हाँ, एक तरीका छोटा सा मैं आपको बता सकता हूँ, इकोनॉमिक्स को समझ के पढ़ा जाता है। सर वाह, ये क्या नई बात बता दी आपने, हर एक सब्जेक्ट को समझ के पढ़ा जाता है। मैं बताता हूँ समझने का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, 2 एग्जांपल बताए, अगर तीसरा एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाए अपने आप, या चौथा एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाए, तो इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स को समझ के कर रहे हो और आपके 100/100 आंसर सही होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, किसी की थ्योरी का नाम, किसी का नंबर, किसी का कुछ ईयर याद करना पड़ेगा, बट 80% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो एग्जांपल एक मैं बताऊं, 2 एग्जांपल अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बोलो हाँ है ना, 100% है ना। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स को अंडररेट नहीं करना। इकोनॉमिक्स बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, मैं तो जितनी मर्जी बार पढ़ा लूँ, चाहे मैं कैमरा देख के ही पढ़ाऊँ, लेकिन जब एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में समझा दूँ और बच्चे को वो समझ आ जाए, तो मुझे तो मेरा तो दिन बन जाता है। हाँ, मेरी बात समझ गए कि यार मैंने क्या बात समझा दी, चाहे मैं वो 1000 बार समझा चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे तो पता ही है उस बारे में। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से पक्का। क्या पढ़ा हमने आज? नेशनल इनकम का बेस पढ़ा। बताओ नेशनल इनकम क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का, ये पढ़ा ना हमने। दूसरा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस। तीसरा, नेट और ग्रॉस में डिफरेंस, है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम आवर कंट्री, है कि नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने नेशनल इनकम में एक चीज लिखा है नॉर्मल रेजिडेंट, है ना। सवाल है नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है।
सवाल है नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है ना? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब हिंदी में बोले तो आम नागरिक। इसका मतलब जो इंसान हमारी कंट्री में नॉर्मली रेसाइड करता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। क्या बोला मैंने, दोबारा बताना। जो इंसान हमारी कंट्री में रेसाइड करता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब मेरे बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? जैसे कोई मैटर नहीं करता वो इंसान यहां पैदा हुआ या नहीं, हम लोग ऑब्वियसली, मैं या फिर आप में से कई लोग होंगे जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं, यहां के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। इसके विपरीत एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है अगर आप किसी कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं तो आप वहां के ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए। यानी कि सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप मिल सकती है बाय बर्थ, बट नॉर्मल रेजिडेंट आप कहीं पे जाकर रह सकते हो और वहां पे पैसा कमाओगे, खाओगे, रहोगे, तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हो। जैसे एक बड़े फेमस यूट्यूबर का नाम सुना होगा आपने, ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी जो कि इंडिया के अंदर हरियाणा में पैदा हुआ, वो चले गए टू दी अनदर कंट्री जर्मनी, वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट बन गए। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपको वहां का ग्रीन कार्ड मिलता है जिसको पीआर कहते हैं, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट। तो वहां के आप नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हो। इसका मतलब आप जो भी पैसा कमाओगे वो उसी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्या बोला मैंने? आप जो भी पैसा कमाओगे वो उसी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? इसका मतलब क्या हुआ? ध्रुव राठी अगर जर्मनी जाकर वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया तो इसका मतलब उसका सारा पैसा जर्मनी की नेशनल इनकम में काउंट होगा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलो हाँ है ना, 100% है ना। सिटीजनशिप का नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर? नॉर्मल रेजिडेंट पाने का क्या एक तरीका होता है किसी दूसरी कंट्री में जाना? देखो बेटा, आपको ये 5 बातें आपको पहले समझनी पड़ेगी। बातें आपको समझ आती है ना? एक तो होता है कहीं पे वीजा पे जाना। वीजा का मतलब होता है आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो उसकी देश की धरती पे पैर रखने से पहले आपको परमिशन चाहिए, तो आपने वीजा लिया। जैसे लोग घूमने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, या फिर मेडिकल इश्यूज की वजह से जाते हैं, या एजुकेशन के लिए जाते हैं, या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। इतने सारे प्लेयर्स आए हुए ना इंडिया आईपीएल खेलने के लिए, तो ये सारे क्या है? यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट बन गए 2 महीने के लिए। या अगर कोई सेलिब्रिटी अमेरिका जा रहा है अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए, वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया। युवराज सिंह अमेरिका गया था, वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया? नहीं, उनको मिला था मेडिकल वीजा। जितने लोग यहाँ पर आए आईपीएल खेलने के लिए या कॉमनवेल्थ गेम खेलने के लिए, या एथलीट और जाते हैं लोग बाकी के स्पोर्ट्स पर्सन किसी दूसरी कंट्री में, तो वो लेते हैं स्पोर्ट्स वीजा। सिमिलरली अगर कोई ऐसे घूमने जा रहा है तो वो टूरिस्ट वीजा लेकर जाता है, हनीमून के लिए जा रहा है, ऐसे घूमने के लिए जा रहा है। बात समझ आ गई? तो वीजा का भी कुछ लेना देना नहीं है नॉर्मल रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप से। नेशनैलिटी अलग बात होती है। नेशनैलिटी समझते हो ना आप? हम सारे जो इंडिया में रहते हैं, हम सबकी नेशनैलिटी इंडियन है। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से। रिलीजन अलग बात होती है, रिलीजन अलग बात होती है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सब होना एक रिलीजन है। रिलीजन का नेशनैलिटी से लेना देना नहीं है। और सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंटशिप दोनों अलग बातें होती हैं। नेशनल इनकम का सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंटशिप से लेना देना। बात समझ आ गई? आप यहाँ पैदा होकर किसी दूसरी कंट्री के भी नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हो, बट आपकी इनकम उस कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। सिमिलरली अगर कोई दूसरे कंट्री का इंसान हमारी कंट्री के अंदर रहता है तो उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। अगर उसने नॉर्मल रेजिडेंट सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसने परमानेंट रेजिडेंटशिप ले ली, तो बात समझ बेटा अच्छे तरीके से। पीआर, प्यार नहीं पीआर। तो आपने देखा होगा लोग रेजिडेंटशिप लेने के लिए क्या क्या करते हैं। या तो कुछ पढ़ लिख के जाते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, कनाडा जाते हैं,
यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां पे बस जाते हैं, काम भी करते हैं वहां पर, है ना। काफी लोग, काफी के रिलेटिव, मेरे तो काफी रिलेटिव जो पंजाब में रहते हैं वो कनाडा भी गए हैं, 2 3 4 मेरे कजन, है ना। या दूसरा तरीका होता है कि वहां की लड़की से शादी कर लेते हैं और वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं, देखा ना आपने। और उल्टा वहां तो कल्चर है, यूके में तो कल्चर है। हमारे पंजाब, मैं पंजाबी मूवीज कभी कभी देखता हूँ, तो हमारे में एक पंजाबी मूवी है, उसमें एक दिखाया गया है कि यूके में जाकर वहां की किसी लड़की को पैसे देकर शादी कर ली और 2 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। वहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आप मेरी बात समझ गए। और वहां पे वो इंसान जिसने शादी करी थी, जो लड़का यहाँ से गया है, वो नॉर्मल रेजिडेंट बन गया यहाँ का। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन ये होता है, बेसिक बहुत होता है वहां पे। तो ये एक तरीका है नॉर्मल रेजिडेंट बनने का। पढ़ लिख कर जाने का तो ऑब्वियसली लेजिट एक तरीका है ही, है ना। सो लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं दूसरी कंट्री में, नॉर्मल रेजिडेंट बनते हैं। आपने एक फेमस मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, डंकी। वो एक गलत तरीका है जो बड़ा ही ज्यादा खतरनाक है किसी दूसरी कंट्री में एंटर करने का। सरल भाषा में बोलूं तो डंकी मूवी के अंदर यही दिखा रखा है कि कैसे किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप एंटर कर सकते हो, तारों के नीचे से, नदियों से जाकर, पहाड़ों से जाकर। एक खुफिया रास्ता होता है जो दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाए। उसमें काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है क्योंकि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से भी आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हो। तो काफी लोग घुसपैठिए होते हैं जो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर, उनको घुसपैठिए बोलेंगे, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर बस जाते हैं और वहां पे रहते हैं। आप मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ या ना, पक्का। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई अच्छे तरीके से? नॉर्मल रेजिडेंटशिप का मतलब समझ आ गया? हाँ जी। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी अलग बात है। ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या है? ये ज्योग्राफिकल एरिया है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। ये ज्योग्राफिकल एरिया है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट मच वाइडर है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अगर कुछ चीज हमारे कंट्री में ज्योग्राफिकली इंक्लूड नहीं हो रही है, उसके बावजूद उस चीज को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एम्बेसी, सुना ना आपने बचपन में? एम्बेसी, हमारी एम्बेसी जो किसी दूसरी कंट्री में है, उसको इंडिया के अंदर ही काउंट करेंगे। आप मेरी बात समझ गए? सिमिलरली दूसरे की एम्बेसी यहां पर है, उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर रशियन एम्बेसी, एक तो रशिया सुन के आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों आ जाती है, मुझे पता है ये चीज। रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली वो हमारी कंट्री के अंदर लाई कर रही है। देखो यहाँ पर रशियन एम्बेसी, जाना है तो चले जाना। ये रहा, मैंने जहाँ पे ब्लैक डॉट करा, ये रहा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली हमारी कंट्री के अंदर है, बट क्या इसको हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करेंगे? क्या इसकी इनकम को हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। एम्बेसीज को डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा हमारी। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? जहां से वो बिलोंग करती हैं। अब वो काउंट करेंगे नहीं करेंगे उसको हमने कैलकुलेट नहीं करना। हम तो रशियन एम्बेसी का पैसा अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली अगर हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी रशिया में है, अब आप बोल रहे हो सर मैं काम करूंगा वहां जाके, मैं तो एम्बेसी में काम करूंगा, बढ़िया। अगर हमारी एम्बेसी रशिया में है तो उसको हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट काउंट करेंगे। सो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका मतलब ये जो मैंने बनाया डायग्राम वो नहीं है। हाँ मेरी बात समझ गए? वो तो पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। डोमेस्टिक टेरिटरी इनविजिबल कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमारी एम्बेसी जो बाहर लाई करती है वो भी हमारा पार्ट है।
दूसरे के एम्बेसी जो हमारे यहाँ पे लाई करती है वो दूसरे का पार्ट है, और ऐसी दूसरी भी कई चीज़ें होती हैं जिसको आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने आपको समझा दी कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से, पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बहुत सारा ढेर सारा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे सेमिनार्स और लेक्चर्स होते हैं 3-3, 3.5, 4 घंटे के। लेकिन अगर मैंने इकोनॉमिक्स आपको इससे ज़्यादा पढ़ाया तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगी बात, तो आपको समझ नहीं आएगी। हाँ मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से। इस वजह से आज की पहली डेमो क्लास में हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है जी। आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग जो दे सकते हैं वो है मेहनत। जहां सब लोग आप लोगों को इस्तेमाल करने बैठे हैं वो हम ना करें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपको पढ़ाएं। मेरा फंडामेंटल रहा है हमेशा से। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगली क्लास में। मैं मयंक दुआ लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप।